ओके। तो आज का ये जो विषय है, ये है हमारा पुट कॉल पैरिटी। एफआरएम पार्ट 1 एग्जाम, सीएफए लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम के लिए आपको इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। नाउ यहाँ पे जिस चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन से शायद आप भली भांति परिचित होंगे। इसी को हम लोग पुट कॉल पैरिटी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर तो चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन इसकी पूरी जो कायनात है, इसकी पूरी जेनेसिस को सबसे पहले समझेंगे। देखिए, जिस लिहाजे से पुट कॉल पैरिटी को आपके टेक्स्ट में, चाहे वो गार्ग का टेक्स्ट हो या सीएफए का टेक्स्ट हो, जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है, मेरे ख्याल से उससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। बहरहाल स्टूडेंट इसी चक्कर में इसको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इस इक्वेशन की डिराइवेशन तो ऑब्वियसली टेस्ट की नहीं जाएगी। तो ऑब्वियसली उस एंगल से लोग इसको सिर्फ मेमोराइज करते हैं और फिर उसका जो भी एप्लीकेशन रहता है उस एप्लीकेशन को अपने प्रॉब्लम में उतारते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक अटेम्प्ट जरूर लूंगा कि जहां से हम इस चीज को समझ सके कि पुट कॉल पैरिटी की आखिर जेनेसिस क्या है, ये कैसे हुआ। तो इसकी प्रूफ के ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको ये पूरा जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इसका आप आनंद ले सकोगे। और इसको पूरी तरह से, बिल्कुल मैंने ये कोशिश इसलिए भी किया है क्योंकि इसको मैं नॉन मैथमेटिकल वे में आप लोगों को समझा सकूं। किताब में काफी सारे इनइक्वालिटीज और काफी सारे कंडीशंस की यूज की गई है, जो मेरे ख्याल से जो ट्रेडिशनल मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए शायद वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसीलिए मैंने ये वाला रास्ता अपनाया जहां पे मैं आपको एक नॉन मैथमेटिकल वे में पुट कॉल पैरिटी को समझा सकूं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। पुट कॉल पैरिटी के लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है और ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन को यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें इसको प्रूव करने से पहले दो तीन चीजें मैं बता दूं। यहां पे मैं पुट कॉल पैरिटी में यहाँ पे C0 के ऊपर ये छोटा सा एक प्लस यूज करूंगा या कभी मैं छोटा सा माइनस यूज करूंगा। इसका अर्थ क्या निकलता है उसको जरा समझते हैं। तो पहली बात है, ये पुट कॉल पैरिटी जो है, ये शायद आपको ज्ञान होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ऑप्शंस के लिए ही कारगर होती है। अमेरिकन टाइप ऑप्शंस पुट कॉल पैरिटी के लिए लागू नहीं होता है। तो यूरोपियन ऑप्शन में सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जब भी अगर मैं ये C0 माइनस ऊपर लिखता हूं, इसका मतलब होगा शॉर्ट कॉल ऑप्शन। मतलब यहां पे मैं कॉल ऑप्शन राइटर की बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं P0 प्लस लिखता हूं तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग पुट ऑप्शन होल्डर की। लॉन्ग पुट ऑप्शन होल्डर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं S0 प्लस की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि लॉन्ग पोजीशन इन द अंडरलाइन। लॉन्ग पोजीशन इन द अंडरलाइन। ऑफ कोर्स इस केस में जो अंडरलाइन है ये आपकी स्टॉक ही है। और सिमिलरली अगर मैं X, इसको अगर प्लस मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया अगेन लॉन्ग पोजीशन इन द स्ट्राइक। ठीक है। तो इस चीज को सबसे पहले आप जरा नजर में रखिएगा, क्योंकि किताब में इसी चीज को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं S0 प्लस P0। तो ये जो S0 और ये जो P0 है, इस पोर्टफोलियो को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। प्रोटेक्टिव पुट। इसको क्यों प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे अनुमान जो है, ये अनुमान ये है कि आपका ये क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स में यहाँ पे लिख के दे रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि आप एक स्टॉक को खरीद रहे हैं, एक एसेट को आपने खरीदा, तो ऑब्वियसली वो आपका S0 प्लस हुआ। अब आपका यहाँ पे इस एसेट के लिए रिस्क क्या है? ऑब्वियसली रिस्क जो है वो आपका डाउनसाइड रिस्क होता है।
खतरा ये होता है कि आपकी जो एसेट है या जो स्टॉक आपने खरीदा है, उसकी वैल्यू कहीं नीचे की तरफ ना लुढ़क जाए। ऑफ कोर्स अगर वो ऊपर की तरफ जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए वो फायदेमंद है, क्योंकि आप उसमें लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हो, ठीक है? अब उसी चीज को आपने अरेस्ट करने के लिए क्या किया? उसी चीज को अरेस्ट करने के लिए आपने एक पुट ऑप्शन अपने पोर्टफोलियो में खरीद लिया। अगर मैं ये समझता हूं कि ये जो पुट ऑप्शन है ये आपने एट द मनी खरीदा है, मतलब अगर मैं ये समझता हूं कि मान के चलिए अभी कोई स्टॉक जिसकी कीमत 100 है और उसी स्ट्राइक प्राइस ऑफ 100 में उस एसेट का या उस सिक्योरिटी का, उस स्टॉक का अगर मार्केट में पुट ऑप्शन अवेलेबल है, तो वही वाला पुट ऑप्शन मैंने लिया हुआ है 1:1 के रेशियो में, मतलब हर एक स्टॉक के पीछे एक पुट ऑप्शन मैंने लिया हुआ है। तो फिर आपका ये जो पोर्टफोलियो है पूरी तरह से इंश्योर्ड हो गया, राइट? कैसे? क्योंकि अब यहां पे आप एक चीज को देखिए, अगर मैं ये समझता हूं कि एक्स मतलब एट द मनी अगर मैंने यहाँ पे ये पुट ऑप्शन खरीदा है, तो मेरा रिस्क क्या होगा कि अगर मेरा स्टॉक है वो अगर नीचे की तरफ आता है, तो ये नीचे की तरफ कितना आ सकता है? ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही समझा है, क्योंकि कोई भी एसेट या कोई भी स्टॉक की जो वैल्यू है, वो कभी भी ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकती। उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, वो ऑब्वियसली ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है? इन अदर वर्ड्स एसेट या स्टॉक की जो वैल्यू होगी, वो हमेशा ईदर इक्वल टू जीरो होगी या उससे ऊपर होगी। हम लोग नेगेटिव एसेट्स की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये लुढ़कता है, तो लुढ़कने के बाद इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर वो लुढ़क के मिनिमम वैल्यू 0 पे आती है, तो आपका जो ₹100 का स्टॉक है, ऑब्वियसली उसमें आपको ₹100 का घाटा होगा। लॉस पूरा 100% ऑफ द पोर्टफोलियो होगा। लेकिन बिकॉज़ आपने एक पुट ऑप्शन भी आपके पोर्टफोलियो में है और वो एट द मनी पुट आपने लिया है, वही पुट ऑप्शन पूरा आपको ₹100 का कॉम्पेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ पे ऑफ भी देगी। नेट-नेट आपका पोर्टफोलियो क्या होगा? इंश्योर्ड हो जाएगा। मैं आशा रखता हूं कि ये आपको भली-भांति समझ में आ गई हो। ठीक है? तो ये जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, इससे सबसे पहले हमने अपने आप को रूबरू करवाया कि ये एक पोर्टफोलियो है जिसको हम लोग प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें दोनों ही जो मेरे पोजीशन है, वो लॉन्ग पोजीशन है। मेरे पास पहले एसेट था, इसके लिए मैंने एक पुट ऑप्शन खरीदा। ओके? इस चीज को मत भूलिएगा। पुट ऑप्शन खरीदा और एसेट खरीदा ऐसा नहीं है। आपके पास एसेट था, उस एसेट की डाउनसाइड रिस्क को रोकने के लिए आपने एक पुट ऑप्शन खरीदा। ठीक है? तो उसकी वजह से आपकी ये जो पोर्टफोलियो है, ये इंश्योर्ड हो गई। आई होप ये यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जरा बात कर लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है। अब तक हम लोगों ने क्या किया था? जो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है, प्रोटेक्टिव पुट वाला पोर्टफोलियो, उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वेशन में। तो भाई साहब देखिए, ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन में आपको कुछ माजरा जो है वो ऐसा दिखता है। ठीक है? तो इसको पहले हम इसमें नहीं जाते हैं। इसको सबसे पहले समझते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टेप में कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये प्रॉब्लम यहां पे चालू हुआ था एक ट्रेडर से जिसने सबसे पहले एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचा था। ठीक है? उसने एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचा था। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो शॉर्ट है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है? अगर आप भी एक कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हो, तो आपके लिए रिस्क क्या होगा? जी हाँ, आपके लिए जो रिस्क होगा, वो होगा आपका अपसाइड रिस्क। क्योंकि यहां पे आप एसेट को ओन नहीं कर रहे हो, आपने कॉल ऑप्शन को बेचा है। आपकी जो मनसा थी या आपका जो एंटिसिपेशन था, वो ये था कि जो सिक्योरिटी जिसके ऊपर कॉल ऑप्शन आपने बेचा है, उसकी वैल्यू शायद ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो ऊपर जाती है, तो उस केस में आपको एक पे ऑफ अपने जेब से देना पड़ेगा। और वो पे ऑफ कितना होगा? वेल, टेक्निकली दैट पे ऑफ कैन बी इनफाइनाइट इन नेचर, बिकॉज़ जो स्टॉक की प्राइस है, हाउ फार एंड हाउ अप इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, राइट? स्काई इज द लिमिट। सो इन दिस केस आपका जो ये कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपने नेकेड कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, तो उस केस में आपका रिस्क अपसाइड है और वो रिस्क काफी खतरनाक है, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी जा सकता है। नीचे 0 तक ही लिमिटेड है, लेकिन ऊपर कहीं भी जा सकता है कोई भी एसेट, टेक्निकली। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसी चीज है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करें। चीज को समझिएगा फिर से। ये वाला जो पोर्टफोलियो है, ये वाला पोर्टफोलियो चालू होता है आपके कॉल ऑप्शन बेचने से।
जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पोर्टफोलियो था, वो पोर्टफोलियो चालू होता है अंडरलाइन खरीदने से, ठीक है। इसीलिए जो रिस्क की पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से ऑपोजिट है। जब आपके पास आपने कॉल ऑप्शन बेचा है तो आपका रिस्क अप साइड में है, डाउन साइड में नहीं। आप चाहते हो कि डाउन साइड में आए मार्केट, ठीक है, क्योंकि अगर डाउन साइड में आएगा तो आपने जो प्रीमियम इकट्ठा किया है वो प्रीमियम पूरा ही आपके पास रहेगा और वही आपकी प्रॉफिट भी हो जाएगी। इसीलिए आपने कॉल ऑप्शन लिखा था, लेकिन आपके पास ये रिस्क अवेलेबल है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसके अगेंस्ट में आप अपने आप को हेज कैसे करें, करेक्ट। तो एक उपाय ये हो सकता है, जस्ट मसलन मैं बात करूं कि अगर मैंने ये कॉल ऑप्शन बेचा है तो क्यों ना मैं स्टॉक भी खरीद लूं, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट ये बिल्कुल सही दिखता है, क्योंकि अगर मैंने स्टॉक खरीद लिया तो मेरा जो अपसाइड रिस्क की मैं बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इज इट नॉट, है ना। और अगर हम पुट कॉल पैरिटी की बात करेंगे तो उस लिहाज से ये भी इंश्योर्ड हो गया, वो भी इंश्योर्ड है, वो तो हमने देख ही लिया था। तो ये दोनों अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि हर एक कॉल ऑप्शन की जो प्राइस है वो पुट ऑप्शन के बराबर होना चाहिए, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि पुट कॉल पैरिटी भी कायम हो और ये भी हो, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, ये किसी को भी समझ में आता है। अब दूसरे एंगल से हम समझते हैं, मान के चलिए कि आपने कॉल ऑप्शन बेचा था, आपको कॉल ऑप्शन प्रीमियम मिला था $10 या $15, ठीक है। हमने बात करी थी मार्केट में स्टॉक की प्राइस की, जो कि $100 में अभी बिक रहा है। अब $100 में अगर ये स्टॉक बिक रहा है और आपने $15 में अगर कॉल ऑप्शन बेचा, तो मैं मान के ये भी चलता हूं कि आप ये $15 सेव करने के लिए आपने $100 का स्टॉक भी खरीद लिया, ओके। आपने $100 का स्टॉक भी खरीद लिया। तो यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे आपकी रिस्क, डाउनसाइड रिस्क, जो $15 की जो रिस्क है, उस रिस्क को कवर करने के लिए आपने $100 का हेज खरीद लिया, ठीक है। मतलब बात कुछ ऐसी हो गई कि एक कोई अगर मान के चलिए कि कोई एक शेफर्ड है, या हमारे एंड पे जैसे हम लोग जिसको कैटल ब्रीडर हम बोलते हैं, तो उनके पास बिचौली थी इसीलिए वो गाय लाए। गाय है इसलिए बिचौली नहीं लाए, बिचौली है इसलिए गाय है। इट डज नॉट साउंड नॉर्मल, राइट। अब इसमें खतरा क्या है वो भी जरा देख लेते हैं। तो एक चीज समझिए कि अगर मैंने मान के चलो कि हमने 100 ले भी लिया, अगर 100 ले भी लेते हैं तो अब तीन चीजें हो सकती है। अगर मैं बात कर लेता हूं एक साल की कोई यूरोपियन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, ओके, यहाँ पे एक साल मैं एक आर्बिट्रेरी ले रहा हूं, आप कोई भी मैच्योरिटी ले सकते हैं, बशर्ते ये यूरोपियन टाइप होना चाहिए, मतलब मैच्योरिटी पे ही ऑप्शन की एक्सरसाइज होगी। इसी यही डेफिनेशन है आपकी यूरोपियन ऑप्शन की। तो यहाँ पे जब मैच्योरिटी पे आएगा तो यहाँ पे इस स्टॉक की जिसके ऊपर हम इतना चर्चा कर रहे हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को लेके, उसका, जिसकी प्राइस यहाँ पे 100 थी, तो यहाँ पे तीन में से कोई एक चीज हो सकती है। कौन सी? या तो इस मैच्योरिटी पे इसकी प्राइस 100 के 100 पे ही रहेगी, नहीं तो 100 के ऊपर जाएगी। मान के चलते हैं एक आनुमानिक आर्बिट्ररीली हम लोग 140 ले लेते हैं, और नहीं तो ये नीचे भी जा सकती है, मान के चलते हैं हम 40 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इस लिहाजे से अगर आप अपने प्रोटेक्टिव पुट को पहले देखते हैं, ये वाला जो पोर्टफोलियो, जो राइट हैंड साइड वाला पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो आज भी पूरी तरह से इंश्योर्ड है, एम आई राइट? आप जरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि खतरा नीचे था। अगर वो नीचे आती है 100 से घट के अगर 40 पे आएगी तो 60 का नुकसान होगा आपके लॉन्ग कैश पोजीशन से, लेकिन वही 60 आपकी पुट जो है आपको वापस कर देगी। नेट नेट आपका ये पोजीशन जीरो पे, मतलब पोर्टफोलियो इंश्योर्ड हो गया। और ऊपर की तरफ तो ऑब्वियसली खुला आसमान है, ऊपर की तरफ आपकी पोजीशन लॉन्ग है, तो ऊपर 140 पे जाए वो पूरी तरह से आपका मुनाफा ही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी सिचुएशन में ये वाला पोर्टफोलियो जो है, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि कॉल ऑप्शन को बेचा है, उसको कवर करने के लिए हमने अंडरलाइंग एसेट को खरीदा, तो वो कैसा बिहेव करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर ये वाला सिचुएशन आता है, मतलब 140 आता है, तो उस केस में आपका जो शॉर्ट पोजीशन था, यहां से ₹40 आपको या $40 आपकी जेब से जान देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये शॉर्ट थे यहाँ पे, ठीक है। तो 100 के
स्ट्राइक प्राइस से अगर ये 140 पे जाता है तो ऑब्वियसली शॉर्ट कॉल ऑप्शन राइटर को अपनी जेब से 40 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये इसको ओन करते हो तो ऑब्वियसली वो $40 आपको वापस यहाँ पे मिल भी तो जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भैया हमने जो बात करी थी कि अपसाइड रिस्क है, तो ये अपसाइड रिस्क तो अभी जीरो हो गया, नील हो गया है ना। तो इससे लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो तो यहाँ पे इंश्योर्ड है, यहाँ पे रिस्क तो कुछ है ही नहीं, रिस्क लेस हो गया ना। जी नहीं, क्योंकि इस सिचुएशन में एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोगों ने देखा नहीं, और वो ये है कि भैया ऊपर साइड जो है वो तो हमें समझ में आ गया। व्हाट इफ अगर मेरा डाउन साइड यहाँ पे जीरो पे है, मतलब अगर 100 का 100 पे ही रहता है तो वहां पे क्या होगा? भाई 100 का 100 पे भी रहता है तो भी मेरा पोर्टफोलियो अपनी जगह पे ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एट द मनी रहेगा, प्रीमियम मैंने इकट्ठा कर लिया है और मुझे देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? तो वहां पे भी मेरा पे ऑफ जो है वो जीरो है। तो पे ऑफ जीरो है, स्टॉक की पोजीशन भी वहीं पे 100 का 100 ही है, स्टॉक की पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ। मुझे जो प्रीमियम मैंने इकट्ठा किया था वो मेरे पास रह गया। तो चलो ये भी अच्छा है। लेकिन क्या होगा जब ये लुढ़क के 40 पे आएगी? यहां पे अब आपको एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ये 40 पे आती है, भले ही आपको पेमेंट कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ ना करना पड़े, ठीक है, समझ में आ गया? तो पेमेंट आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको 15 जो आपने प्रीमियम इकट्ठा किया था वो तो आपके पास रह गया, लेकिन आपकी यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन है, मतलब जो इंश्योरेंस के चक्कर में आपने पोर्टफोलियो पे हेज करने के लिए जो अंडरलाइन आपने खरीदा था, वहां पे अच्छा खासा आपको करीबन करीबन यहाँ पे $60 का यहाँ पे लॉस झेलना पड़ा। नेट नेट यहाँ पे आपको 45 का लॉस हुआ। इनफैक्ट आप ये भी समझ सकते हो कि अगर ये पोर्टफोलियो नीचे लुढ़क के 20 पे आती है, 10 पे आती है या जीरो पे भी आ जाती है, उस केस में आपको एक भारी भरकम लॉस यहाँ पे उठाना पड़ेगा पोर्टफोलियो के नजरिए से। आपका शॉर्ट कॉल जो है वो तो 15 का 15 ही रहेगा, क्योंकि माल ऊपर नहीं गया, स्टॉक ऊपर नहीं गया, तो आप प्रीमियम पूरा रख सकते हो। लेकिन आपका जो लॉन्ग पोजीशन स्टॉक में है वो पूरा ही चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप 85 का टोटल लॉस हो गए। ठीक है, तो यहां से एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि अगर जैसे हमने पुट वाले पोर्टफोलियो को, जो प्रोटेक्टिव पुट वाले पोर्टफोलियो को हमने हेज किया अंडरलाइन को खरीद के, वही वाला लॉजिक अगर इसमें लगाता हूं तो पोर्टफोलियो इंश्योर्ड नहीं होता है। अपसाइड रिस्क जो है वो तो अरेस्ट हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने लॉन्ग पोजीशन लिया है तो मेरी डाउन साइड रिस्क भी यहां पे आ जाती है, और उस केस में डाउनसाइड रिस्क जो है वो खुला रहता है। हाँ, उसमें थोड़ी घटौती इसमें होती है क्योंकि ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा उसको सब्सिडाइज जरूर कर देगा, लेकिन लॉस आपको भयंकर झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया? तो अगर यहाँ पे समझ में अगर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा ये जो कॉल पोर्टफोलियो है, जिसको कभी कभी कवर्ड कॉल या फिड्यूशरी कॉल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये फिड्यूशरी कॉल या कवर्ड कॉल का पोर्टफोलियो जो है, इसको हम लोग स्टॉक खरीद के हेज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, चलो अब अगर स्टॉक खरीद के हेज नहीं कर सकते तो कैसे हेज कर सकते? तो यहां पे एक नया तरीका हम लोग अपनाते हैं, और वो क्या होगा? तो उसके उसके लिए फिर से हम थोड़ा सा अपने यूरोपियन टाइप ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। मान के चलते हैं कि 1 साल की बात कर रहे हैं, अगेन टाइम पीरियड इज कंप्लीटली आर्बिट्ररी, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल भी हो सकता है। हमने 1 साल यहाँ पे चूज किया हुआ है, और हम समझते हैं कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो कि 6% है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया, आप सीधा सीधा बैंक में जाके इन्वेस्ट करो। कितना इन्वेस्ट करेंगे? देखिए, हमने क्या बोला था शुरुआत में कि मेरी जो स्टॉक की प्राइस आज है वो 100 है, और एट द मनी एक ऑप्शन की बात कर रहे हैं, मतलब 100 की स्ट्राइक प्राइस पे 100 की 100 का स्टॉक जब मार्केट में चल रहा है, 100 की ही हम लोग स्ट्राइक प्राइस में सारे ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पुट कॉल पैरिटी में स्ट्राइक प्राइस दोनों ही सेम होना पड़ेगा, राइट? अब मान के चलते हैं कि ये 100 जो है, इस 100 को अगर मुझे 1 साल बाद हासिल करना है, तो मैं आज की तारीख में कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहूंगा? तो मैं आज की तारीख में अगर मैंने 94.33, या मान के चलो कि
94.17। ओके, ये आपकी डिस्क्रीट कंपाउंडिंग का के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, और ये हो गया आपके कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत हुई है, मैं इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं इतना बोल रहा हूं कि आप अपने जेब से ये वाला पैसा, नहीं तो ये वाला पैसा, डिपेंडिंग अपॉन कोई भी आप ले लो, चलो हम लोग ये वाला लेते हैं। ये वाला पैसा अगर आपने बैंक में रखा, मतलब बैंक में जाके आपने $94.33 अगर आपने रखा, और बैंक अगर आपको 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देती है, तो 1 साल के बाद बैंक आपको $100 ही वापस कर देगी। एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो आपका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, इसमें अगर करते हैं तो देखते हैं होता क्या है। तो चलिए, अगर इसमें मैंने इन्वेस्ट किया और अब मैं जाके मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं, मैच्योरिटी में ऑब्वियसली अगेन वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। नंबर वन पॉसिबिलिटी कि आपका स्टॉक जो है वो 100 के 100 पे ही टिका हो, 100 के ऊपर जाके 140 पे गिरा हो, या नीचे 40 पे लुढ़क गया हो। इन तीनों में से कोई एक ही चीज होगा। अब देख लेते हैं, अगर 100 का 100 में होता है तो उस केस में मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना है, राइट। उस केस में मुझे वैसे ही कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एट द मनी एक्सपायर हुआ तो मुझे पे ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। बैंक मुझे सीधा सीधा $100 दे देगी 1 साल के बाद, और उस $100 से फिर मुझे जो भी इन्वेस्ट करना है, कहीं और पे री इन्वेस्ट करना है, वो सब कर लूंगा। अब देख लेते हैं कि अगर ये 40 पे जाता है तो क्या होगा। देखिए, अगर स्टॉक 40 पे गया तो उससे मेरे इन्वेस्टमेंट को कोई भी अब प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि 100 मैंने 15 का प्रीमियम पहले इकट्ठा कर लिया था, और मैंने ये 100 को पाने का जो था उसका प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से 94.33 इन्वेस्ट किया था। 94.336% के हिसाब से मुझे 1 साल के बाद 100 लाके देती है। मतलब क्या हो गया कि 1 साल के बाद मेरे हाथ में $115 रह जाएगा। मुझे स्टॉक नहीं, क्योंकि स्टॉक मैंने लिया नहीं था, तो स्टॉक नहीं लिया था, तो मुझे यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं। ठीक है ना, मेरा पोर्टफोलियो जो है यहाँ तक सुरक्षित हो गया। तो चलिए, ये वाले केस में, मतलब ये वाले केस में और ये वाले केस में, तो अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं अपना रिस्क फ्री सिक्योरिटी लेके काम करता हूं, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैंक ने मुझे पैसा दे दिया, मुझे मैं तो वही चाहता था कि मार्केट नीचे आए, स्टॉक नीचे आए, वही तो मैं चाहता था, इसीलिए तो मैंने कॉल ऑप्शन बेचा था। जो लास्ट पॉसिबिलिटी है कि जब मार्केट मेरे अगेंस्ट में जा रही है तो तब क्या हो। अब देखो, मार्केट अगर ये इसके अगेंस्ट में जा रही है, तो उस केस में मैं ये $100 जो है, जो हम रिस्क फ्री सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी को इमीडिएटली हम लोग उसको एनकैश कर सकते हैं। मान के चलो कि बैंक में एफडी आपने डाला, तो उस एफडी को आप तोड़ सकते हो। देखिए, उसके कुछ पेनल्टी चार्जेस वो सब क्या लगते हैं, टैक्सेस क्या होती है, वो सब ऑब्वियसली हमारे कैलकुलेशन में वो सब फीचर नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऊपर जा रही है तो मैं इमीडिएटली उसको एनकैश करके, मैं देख रहा हूं कि स्टॉक ऊपर जा रही है, उस पैसे से इमीडिएटली स्टॉक को खरीद सकता हूं, है ना। अगर उस केस में मैंने स्टॉक को खरीदा, ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर उस केस में स्टॉक को खरीदा जबकि स्टॉक ऊपर की तरफ जा रही है, तो वहां पे मेरा पोर्टफोलियो जो है फिर से इंश्योर्ड हो गया, हेज हो गया, है ना, क्योंकि अब स्टॉक ऊपर जाने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहां पे एक सवाल आपके जहन में जरूर आ सकता है कि आपको कैसे पता होगा कि मैजिकली, क्योंकि आप तो एफडी 1 साल के लिए रखे हो, आपको कैसे पता होगा कि मैजिकली यहीं पे जाके ऊपर जा रही है। भाई, मामला तो यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है 1 साल के अंदर, क्योंकि स्टॉक की मूवमेंट है। स्टॉक की मूवमेंट ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। तो ये मुझे कैसे पता होगा कि जब मैच्योरिटी होगी उसी दिन ऊपर जाएगा, वो उससे पहले भी हो सकती है। और अगर मैं मैच्योरिटी तक उस केस में वेट करूंगा, तो उस केस में तो ठीक है, बैंक मुझे 100 देगी, लेकिन फिर से मुझे मेरे जेब से तो कुछ पैसे देने ही होंगे, वो तो लॉस ही हो गया। जी, आपका यहाँ पे अनुमान बिल्कुल सही है। तो उस चीज को ही निवारण करने के लिए एक चीज को समझिए। आपने ये जो पैसा डाला, ये पैसा कितना डाला आज आपने, 94.33। ये 94.33 जो पैसा डाला, ये आपको 1 साल के बाद कितना देगी, 100 देगी, $100 देगी। ठीक है, किसमें डाला आपने, गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी में डाला। ठीक है, इसीलिए उन्होंने बैंक का इस्तेमाल न करते हुए गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क फ्री सिक्योरिटी मार्केट में रेडिली ट्रेडेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब एंट्री एग्जिट पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरा लिक्विड मार्केट है। ठीक है, अगर मुझे कभी भी लगता है, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे कभी भी लगता है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये 100 का, क्योंकि 100 ही इंपॉर्टेंट है, ये 100 का प्रेजेंट वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, स्टॉक उसको एक्सिट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वहीं पे उस माल को बेच दूंगा। मतलब क्या है,
सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूं कि 1 साल का बोल रहा, तो मैं बोल रहा हूं अभी 6 महीने के बाद आपने ऑप्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट यहां पे लिखा, इसके बाद 6 महीने चला गया, आपने पोजीशन ले ली ऑलरेडी, किसमें, कॉल ऑप्शन को बेचा, और उसके साथ साथ रिस्क फ्री सिक्योरिटी में आपने निवेश कर दिया। अब अगर मैं 6 मंथ्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो 6 मंथ्स में ये यहां पे ये जो 100 है, ये 100 का यहां पे 6 मंथ बिफोर यहां पे इसकी वैल्यू होती है 97.08, हम लोग इसको 97 मान के चलते हैं, ठीक है। जब मैंने निवेश किया यहां पे मैंने 94.33 रखा। अगर मैं देखता हूं कि 6 महीने के बाद ये जो स्टॉक है, जो अंडरलाइंग स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, ये अंडरलाइंग स्टॉक अगर 97 क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बिकॉज यही इसकी प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो मैं इमीडिएटली अपने एफडी को या अपना जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसकी भी वैल्यू 97 ही है वहां पे, उसी हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन किया, इमीडिएटली उसको तोड़ूंगा और तोड़ के अंडरलाइन को खरीद लूंगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि एट एनी गिवन, ये मैंने 6 महीने का एग्जांपल पकड़ा, अब ये 9 मंथ्स पकड़ लो, 3 मंथ्स पकड़ लो, कोई भी मंथ पकड़, सवाल सिर्फ इतना है कि आपने ये देखना है कि आपका जो भी स्टॉक प्राइस आपने लिया है उस स्टॉक प्राइस के प्रेजेंट वैल्यू, मतलब यहां पे उसको स्ट्राइक प्राइस का जो प्रेजेंट वैल्यू एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, उसकी हम लोग बात करेंगे और वहां पे ही देखेंगे कि स्टॉक कहीं उसको एक्सीड करके डिसाइसिवली, द वर्ड डिसाइसिवली इज आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केट में तो अप डाउन तो होता ही रहेगा, लेकिन क्या वो डिसाइसिवली ऊपर जा रहा है, अगर ये डिसाइसिवली ऊपर जा रहा है तो बेशक आप अपने एफडी को या रिस्क फ्री सिक्योरिटी को तोड़ के इमीडिएटली अंडरलाइन को खरीद, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जैसे बात किया, यहाँ पे माजरा जो है हम ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं, नीचे वाला तो हमें समझ में आ ही गया, नीचे वाला अगर ये 100 पे ही रहता, 100 का 100 पे ही रहता है या 100 का लुढ़क के 40 पे आता है, तो उस केस में तो मुझे करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट वही मेरा अच्छा चीज है ना, 15 का प्रीमियम तो मेरे पास है ही और 100 मुझे मिल भी गया, क्योंकि 94.33 मैंने बैंक में निवेश किया था रिस्क सिक्योरिटी में, जो 1 साल बाद मुझे 100 ला के दे रही है, तो ये दोनों ही केस में तो मेरे बल्ले बल्ले। लेकिन ऊपर वाला जो किस्सा अगर मुझे होता हुआ दिखता है तो मेरे पास वो सुविधा है कि मैं कभी भी मेरे ये एफडी को या जो गवर्नमेंट रिस्क फ्री ट्रेडेबल सिक्योरिटी है उसको इनकैश करके अंडरलाइन सिक्योरिटी को खरीद, अगर वो डिसाइसिवली ऊपर जा रहा है तो इमीडिएटली मेरा पोर्टफोलियो दोबारा यहां से इंश्योर्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग दिस, आई शुड बी डूइंग दिस, इधर दिस, या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में अगर मैंने किया, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, सो आरएफ डाल रहा हूं यहाँ पे, ओके। इसमें मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन है। अगर ऐसा मैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो अब एट दी मैच्योरिटी, स्टॉक मतलब मार्केट की अंडरलाइन जो है जिसके ऊपर ये ऑप्शंस वगैरह की बात हुई है, वो अपनी जगह पे रहे, या ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, तीनों ही जगह में मेरा ये जो है सुरक्षित पोजीशन ही रहेगा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो अगर आप समझ में आया तो इस चीज को आप कोई भी प्राइस पॉइंट लगा के इसको प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जो मैंने बताया है कि S0 100 है, X इज इक्वल टू 100 है, उसके हिसाब से किया, आप कोई भी प्राइस पॉइंट लगा के एक्सेल में डाल के भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको हमेशा रिजल्ट सेम ही मिलेंगे, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमने अब यहाँ पे दो पोर्टफोलियोज की बात करी। पहला तो हमारा प्रोटेक्टिव पुट वाला पोर्टफोलियो था, तो प्रोटेक्टिव पुट में हमने क्या किया था, S0 और P0 की बात करी थी, तो वो तो हमें समझ में आ गया था, ये पोर्टफोलियो मेरा इंश्योर्ड है। अब हम बात कर रहे हैं कवर्ड कॉल की, कवर्ड या फिड्यूशियरी कॉल की। तो कवर्ड का फिड्यूशियरी कॉल में हमने क्या किया था, अगर आपने कॉल ऑप्शन बेचा है तो आपको चाहिए कि आपकी कॉल ऑप्शन जिस स्ट्राइक प्राइस में बेचा उस स्ट्राइक प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आप रिस्क फ्री सिक्योरिटी में एक लॉन्ग पोजीशन बना ले, एक बॉन्ड वैसा खरीद ले, ठीक है ना। तो ये अगर करोगे तो आपका पोर्टफोलियो, ये वाला पोर्टफोलियो भी जो है ये भी इंश्योर्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या मार्केट सेम है। जी हाँ, मार्केट तो सेम है। क्या सिक्योरिटी भी सेम है, सिक्योरिटी या एसेट कह लो, दोनों ही सेम है। जी हाँ, दोनों ही सेम है।
क्या स्ट्राइक प्राइस भी सेम है? जी हाँ, स्ट्राइक प्राइस भी सेम है। क्या टाइम टू मैच्योरिटी भी सेम है दोनों ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में? हाँ जी, टाइम टू मैच्योरिटी भी सेम है। ओके। क्या दोनों ही इंश्योर्ड है? हाँ जी, दोनों ही इंश्योर्ड है। ओके। तो अगर मार्केट सेम है, सिक्योरिटी सेम है, स्ट्राइक भी सेम है, टाइम टू मैच्योरिटी भी सेम है और दोनों ही अगर इंश्योर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की ही वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई आर्बिट्राज आ जाएगा। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब कवर्ड कॉल, या जिसको हम लोग फिड्यूशियरी कॉल भी बोलते हैं, फिड्यूशियरी कॉल मस्ट इक्वल द प्रोटेक्टिव पुट, है ना? जस्ट हमारे यहाँ पे प्रूव हो गया अभी, क्योंकि सेम मार्केट है, सेम चीज है, दोनों की अलग अलग वैल्यू तो हो नहीं सकती, और हम क्लेम भी कर रहे हैं कि दोनों ही इंश्योर्ड है। ठीक है ना? अगर ये है तो इसका मतलब ये वाला इक्वेशन बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। राइट? एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यही है हमारा पुट कॉल पैरिटी। यस, आपके एग्जाम में यू माइट ओनली बी रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सिंथेटिक value of a put or a corresponding value of a put given the call. I mean, out of the four variables, three given, you might have to find out the fourth. That's all. Or you might have to compare the mispricing of the tradable option prices basis this put call parity. That's all you'll be required. But please do not forget the very essence behind it. Essence क्या है उसका? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। देखो, प्रोटेक्टिव पुट चालू कहां से हुआ था? आपकी लॉन्ग पोजीशन थी एसेट में। ओके, यहां से आपकी प्रोटेक्टिव पुट चालू हुई थी। कवर्ड कॉल चालू कहां से हुआ था? आपने कॉल बेचा था, कॉल शॉर्ट था, यहां से चालू हुई थी। तो ये मेरे ख्याल से आपके बुक में कहीं पे भी इस लिहाज से इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, जो कि मेरे हिसाब से हमेशा करना चाहिए था। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा जरूर एक उसको लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।